इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस, इसको इस तरह से नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स हो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये होता है किसके इक्वल? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर। दैट इज, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों के बीच का यदि एंगल लिया जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? अच्छा, इसमें जो थीटा होगा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई, इसी के बीच का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, पाई से ज़्यादा एंगल नहीं होगा। यहाँ देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन स्केलर वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट यदि कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये हो जाएगा मॉडुलस में। ठीक है बेटा, तो या थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी अपान में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स कौन सा? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये होता है आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 के बराबर होता है। मीन्स इसमें सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। एंड आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के, जे क्रॉस के इक्वल टू होता है आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से इस पे समझ सकते हैं। आई अगर ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आई है, जे है, के है, अगर इस तरीके से हम लोग लिख लें तो देखो बेटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो देखो आई क्रॉस जे के आ जाएगा, जे क्रॉस के तो आई आ जाएगा,
के क्रॉस आई तो जे आ जाएगा। देखो ये हमने लिखा है, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घूमे तब क्लॉकवाइज में ये निगेटिव होगा, आंसर सेम रहेगा बट ये निगेटिव हो जाएगा। और क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, लेकिन यदि के क्रॉस जे करें, ये उल्टा चले क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, मतलब के क्रॉस आई, सॉरी हाँ, के क्रॉस जे करें, के क्रॉस जे, तो देखो के क्रॉस जे करें तो माइनस आई आएगा, जे क्रॉस के तो आई आएगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में निगेटिव। समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आ गया क्या जयेश? यस सर। ओके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अपना पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में निगेटिव। ओके सर। हाँ, और आएगा वही, मतलब जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसके आगे वाला जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है बेटा? और सर वैसे अपना डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आई डॉट आई का क्या आंसर था सर? हाँ, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 था। ठीक है? 1 था। हाँ, और डिफरेंट वाले 0 थे। ओके सर। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है कि ये, सॉरी हाँ, यहाँ पे देख लें, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम थे। यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा माइनस बी क्रॉस ए, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे देखना है, हाँ बोलो। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या होगी, पैरेलल होंगे तो कंडीशन क्या होगी। ये इधर वाला रफ करता हूँ बेटा, ये रफ करता हूँ मैं। तो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं सर। हाँ इधर वाला ले लेना। ये इधर, ये तो अभी सब आपको रट जाएगा, अभी 2 क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा ये। देखो अब यहाँ पे कंडीशन फॉर पैरेलल, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी। तो देखो अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, यहाँ पे 90, तो ये क्या हो जाए, चाहे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के। समझ में आ गया बताइए, समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, एंड पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो पैरेलल में थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री। हाँ सर। तो जब 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा 0 हो गया। मीन्स ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई पैरेलल और परपेंडिकुलर की। हाँ, अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। यस सर, रफ कर दीजिए। हाँ, एक सेकेंड।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें वेक्टर मेथड से फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का पोजीशन वेक्टर, साइड का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। मान लो कि साइड का पोजीशन वेक्टर ये, इसका ये है और इसका ये बी है, ठीक है बेटा। मान लो कि ए बी सी ये दे रखा है ट्रायंगल, इस साइड का पोजीशन वेक्टर ए और इस साइड का पोजीशन वेक्टर अगर बी दे रखा है, या एक तरीके से हम वेक्टर मान सकते हैं कि बी ए वेक्टर ए है, बी सी वेक्टर बी है। तो एरिया ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के एरिया, कोई जरूरी नहीं कि ए और बी को ही लें, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को हम लोग ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लगातार किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। सर इसका प्रूफ क्या है? हैं? सर ये मतलब ये प्रूफ, इसका कुछ है क्या प्रूफ? ये प्रूफ तो बुक में दे रखा है ना, एक मिनट देख लेना, बाकी प्रूफ नहीं पूछा जाता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूले ही यूज करना है, ठीक है। ओके सर। प्रूफ दे रखा है, प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है। इसी तरह से एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके दो साइड जो एडजेसेंट साइड है, अगर इस एडजेसेंट साइड को ए से और इस एडजेसेंट साइड को बी से रिप्रेजेंट किया जाए और ये थीटा हो, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ परपेंडिकुलर डाल सकते हैं या परपेंडिकुलर चाहो तो यहाँ भी डाल सकते हो। तो इसकी एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है क्या, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, बस एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, बस ये होगा। एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसका मैग्नीट्यूड, ये एरिया पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये बेसिक तो हो गया बेटा। अब यहाँ पे जो आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम क्या है पहले आप समझ लो कि जहां जहां ए क्रॉस बी है, आप ए क्रॉस बी निकालोगे कैसे, समझ में आता आ रही क्या, कि जैसे मान लो कोई दो वेक्टर दे दिया गया तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी था, आई का आई में इंटू क्या 1 हो जाता था, आई का बाकी सबके साथ जे के साथ 0 हो जाता था, जे का आई में क्या 0, जे का जे में क्या 1, जे का के में क्या 0, मतलब कि उसमें सेम वाले 1 हो जाते थे, बाकी सब डिफरेंट हो जाते, बाकी सब 0 हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम वाले 0 हो जाते हैं और बाकी सब क्या होंगे, आएगा उसमें वैल्यू आएगी, और वैल्यू भी कैसे आएगी, तो आई का जे के साथ में करेंगे तो के आएगा, आई का के के साथ में करेंगे तो जे आएगा, इस तरीके से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कर सकते हैं, बाकी हम लोग कर सकते हैं इंटू, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका है जो डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला सबसे इजी है, वो देखो बेटा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे हम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, वो मैं सिखा देता हूं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो कि आपके सामने एक वेक्टर दिया गया है, ये दिया गया है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप, और एक बी वेक्टर दिया गया है, मान लो कि i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ऐसा दिया गया है। और आपको फाइंड करना है क्या, a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b फाइंड करना है। तो a क्रॉस b इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लो बेटा। डिटर्मिनेंट कैसे, तो ऊपर लिख दो i j k, ऐसा लिख लो, और उसके बाद से पहले वाले वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट को विद साइन इसके नीचे लिखो। तो जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा।
यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया। और जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो। मीन्स आई कैप पहले यहाँ पे लिखो इनटू इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो को छोड़ दो, मतलब करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो लेफ्ट करना है, इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस इसका इंटू इसमें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 इंटू 5। उसके बाद से माइनस का जे लगाओ, माइनस का जे, पहले वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू 5, डायरेक्ट इंटू भी लिख सकते हो। फिर प्लस में के आ जाओ, के, उसके बाद अब इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा कितना 6 प्लस 5, तो माइनस का 11 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 के। आया क्या बेटा समझ में? ये आपको मिल गया ए क्रॉस बी। देखो कितना सिंपल तरीके से ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, जय समीर। ओके सर। हाँ, अब हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। ये बेसिक हो गया, क्वेश्चन पे आ जाइए, रफ कर दूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10.4 का, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जबकि ए इक्वल टू दिया गया है, इफ ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, आई माइनस 7j प्लस 7k, एंड बी इक्वल टू दे रखा है क्या, बी इक्वल टू दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम सिर्फ ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू, अभी सिखाया था मैंने, पहले आई जे के ये लिख लेंगे, फिर ए के आई जे के का कोएफिशिएंट, तो 1 माइनस 7 प्लस 7, ये 3 माइनस 2 2। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से एक्सपांड कर लेंगे, तो आई कैप माइनस 7 इंटू 2, तो माइनस 14 माइनस 2 इंटू 7, तो ये फिर प्लस का 14 हो गया। उसके बाद से माइनस का जे कैप इंटू, अब इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 21, फिर प्लस का के कैप लिख लो, ये आ जाएगा। तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, तो ये सॉरी ये प्लस का 21 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो, तो 14 माइनस 14 0, तो ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, ये 0 आई लिख दो या तो 0 ही छोड़ दो एकदम सा। ये कितना हो गया, माइनस का 19, माइनस इंटू माइनस प्लस 19 का जे, और यहाँ से 21 माइनस 2 19, तो ये हो गया प्लस का 19 के कैप, या 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। लेकिन ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, तो देयरफॉर अब इसका मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो कैसे निकालते थे कल हम लोग, रूट अंडर 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर है तो 19 बाहर, रूट अंडर 2
और यही आंसर हो गया बेटा, यही आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, 19√2 आ गया बेटा समझ में? ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? जय समीर। हाँ सर। ओके समीर, ठीक है बेटा, रब कर दो। रब कर दीजिए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b इक्वल टू दे रखा है। एक यूनिट वेक्टर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे a और b दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k ये दे रखा है, एंड b इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसे फाइंड करना है a प्लस बी और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालें। सिंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देना बेटा। तो पहले इसको लिख लें, फिर इसको लिख लें, दोनों को प्लस कर दें। डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 3i प्लस 1i 4i कैप प्लस 2j प्लस 2j 4j कैप प्लस 2k माइनस 2k, तो ये प्लस का 0 हो गया, यानी कि 0k कैप आ जाएगा, या 4i कैप प्लस 4j कैप और ये 0k कैप ओवर। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे बेटा, याद करो। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर p होता था, तो वेक्टर p का जो यूनिट वेक्टर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ p इक्वल टू वेक्टर p अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ p, इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो a प्लस b का हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान में मैग्नीट्यूड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, करेक्ट है क्या बेटा? अगर मैं इसको p मान लेता हूं कि ये p के बराबर है, तो p कैप इक्वल टू वेक्टर p अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ p। जय समीर, समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया क्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो क्लियर नहीं हुआ। ये फार्मूला याद है क्या? ये फार्मूला याद समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ है। यही होता है ना, यूनिट वेक्टर निकालने का यही फार्मूला होता है। हाँ सर। तब p के प्लेस पे a प्लस बी रख दो ना बेटा, p के प्लेस पे a प्लस बी रख दो। a प्लस बी का हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ ओके सर। अच्छा ए प्लस बी ना? हाँ बस हाँ सर, हो गया। तो a प्लस बी की प्लेस पे लिखो 4i कैप प्लस 4j कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर से 4 कॉमन निकाल दो तो i प्लस j, और अपान में ये कितना हो जाएगा, 16 16 32, 32 का स्क्वायर रूट, तो इसको 16 इंटू में 2 लिख सकते हो आप। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो 4i कैप प्लस j कैप अपान में 4 रूट अंडर 2, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप अपान में रूट अंडर 2, या 1 बाई रूट अंडर 2 i कैप प्लस 1 बाई रूट अंडर 2 j कैप। ये आंसर हो गया बेटा। लेकिन ये किसका है, सिर्फ a प्लस बी का है। अभी हम लोगों को a माइनस बी भी फाइंड करना है। a माइनस बी इक्वल टू, तो इसमें से इसको माइनस करना है बेटा, कितना हो जाएगा 3i माइनस 1i, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j माइनस 2j, तो माइनस का 0j कैप या प्लस का 0j कैप, 2k कैप माइनस माइनस 2k कैप, तो ये प्लस का 4k कैप हो गया।
कुल मिलाकर के मिल गया ये आपका 2i कैप प्लस 4k कैप। अब देखो बेटा p के प्लेस पे अब यहाँ पे a माइनस बी है और a माइनस बी का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी हम लोगों ने निकाल रखा है 2i के प्लस 4k कैप अपान में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो तो i कैप प्लस 2k कैप होल अपान ये कितना हो गया 4 चौके 16 और 4 20, तो 20 हो गया। 20 को हम लोग 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो 4 4 जा 16 प्लस 4 20 को 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू आई कैप प्लस 2k कैप अपान में 2 रूट अंडर 5, 2 से 2 कैंसिल, तो आई अपान में रूट अंडर 5 प्लस 2k अपान में रूट अंडर 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में? यस सर। ओके रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ई पे यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई, पाई बाई 4 विथ जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए। ये बताना है बेटा। मीन्स इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक वेक्टर है जो आई के साथ में लेट वेक्टर ए मैक्स पाई बाई 4 विथ आई कैप पाई बाई 3 है बेटा, पाई बाई 4 विथ जे कैप। आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस साथ में कितना पाई बाई 3 बनाता है, जे के साथ में यानी कि वाई के साथ में पाई बाई 4 बनाता है, एंड थीटा विथ के कैप। तो इसका मतलब ऐसा है बेटा, देखो ये जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओ है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर है, तो इसके साथ में पाई बाई 3, इसके साथ में पाई बाई 4 और इसके साथ में थीटा बनाता है। तो ये बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी और साथ में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा वो लिख के बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप जानते हो कि जो एंगल वेक्टर जो है एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं, और यदि उसके साथ में कॉस लगा दिया जाए तो वह डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे सिंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू ये होता है कॉस ऑफ अल्फा, और अल्फा दे रखा है कितना, एक्स एक्सिस के साथ में पाई बाई 3, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो, 1/2। एम इक्वल टू
कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 4, बीटा इक्वल टू कितना है, वाई एक्सिस साथ में पाई बाई 4, ये होता है 1/√2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, एंड एन इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे थीटा दे रखा है बेटा, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये पता करके बतानी है। और लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर एल के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस एम के प्लेस पे 1/√2 का स्क्वायर प्लस एन के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/4 - 1/2, एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 4 - 1 माइनस का 2, यानी कि ये आ गया 1/4, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 या कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट ले लिया। अब कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, ये होती है कॉस ऑफ, बोलो जल्दी से, कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री की, तो ये हो गया कॉस π/3, तो देयरफॉर थीटा कितना मिल गया बेटा π/3 मिल गया, ठीक है, π/3 मिल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हैं देयरफॉर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो कॉस π/3 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, एन की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब हम लोग लिखें देयरफॉर वेक्टर, एक तो आंसर यही है बेटा, एक आंसर आपका यही है, सॉरी ये नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है बेटा, ये वाला आपका एक आंसर मिल गया थीटा की वैल्यू। दूसरा हमें फाइंड करना है वेक्टर, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है एल आई कैप प्लस जे एम जे कैप प्लस एन के कैप, एल की वैल्यू कितनी है, तो एल इक्वल टू 1/2 आई कैप, एम की वैल्यू कितनी है 1/√2 जे कैप प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई फिर 1/2 के कैप। देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, कौन सा मिला, तो 1/2 आई कैप 1/√2 जे कैप 1/2 के कैप, ठीक है बेटा। अच्छा एक मिनट, इसमें क्या पूछा था, फाइंड द कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट पूछ रहा है, तो इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आई जे के नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें 1/2 1/√2 एंड 1/2, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। समीर हाँ बेटा समझ में आ रहा है, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी, अब जय समझ में आया बेटा, हाँ सर क्लियर है। ठीक है समीर, अब आवाज आ रही है मेरी, रख कर दो बेटा, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू a क्रॉस b। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट a माइनस बी क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2 इंटू a क्रॉस b। ये देखना है बेटा, ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देख लो इसका। सिंस इसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं बेटा, बाई LHS वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा। तो देखो a क्रॉस a, a क्रॉस a, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, a का हमने इन दोनों में क्रॉस कर दिया। अब माइनस का, माइनस b क्रॉस a, माइनस b क्रॉस a, माइनस b क्रॉस b, माइनस b क्रॉस b। बता दो बेटा, a क्रॉस a और b क्रॉस b ये क्या होगा? अभी बताया था मैंने कि i क्रॉस i क्या होता है? 0। तो a क्रॉस a भी क्या हो गया? 0। b क्रॉस b भी हो गया 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस a क्रॉस a, और यहाँ बच गया माइनस b क्रॉस a प्लस ये हो गया प्लस में 0, ये भी 0 हो गया, या माइनस 0 कर लो, माइनस 0। तो ये 0 0 तो खत्म हो गया। क्या a क्रॉस b ये, और इसको अभी मैंने बताया था कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a के। अभी मैंने पहले ही बताया इसको, माइनस b क्रॉस a के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। तो इतने के प्लेस पे क्या ये लिखा जा सकता है? प्लस a क्रॉस b ये लिखा जा सकता है। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, क्या 2a क्रॉस b बन गया क्या बेटा? बोलो, क्या 2a क्रॉस b बन गया क्या? और यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड, यही है। जय समीर, क्लियर है सर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k, इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i प्लस लेमडा जे, i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर, इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दिया गया बेटा। तो इसमें से हमें म्यू और लेमडा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका हम लोग क्या लगा दें? इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने क्या बताया था? आई जे के ऐसे लिख लेंगे, और इसका कोफिशिएंट 2 6 27 और यहाँ पे 1 लेमडा म्यू, ये बन जाएगा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर को मैं बताता हूँ, 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं?
पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, फिर माइनस का जे कैप इनटू ये कॉलम रो छोड़ देंगे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप इनटू कॉलम रो छोड़ देंगे 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू ये जीरो वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि जीरो वेक्टर है बेटा। अब ये आपका हो गया, इधर से कंपेयर कर दो बेटा आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, तो यहां से क्या मिल गया, ऑन कंपेयरिंग 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 0, पहला। दूसरा ये पहली इक्वेशन जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, तो माइनस लगा है -2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू क्या है, ए भी 0 है, तो यहाँ से तो म्यू डायरेक्ट मिल रहा है, इस माइनस को भेज दिया 0 हो गया। 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू 27/2 ये मिल जाएगा बेटा। एक सेकंड बेटा, 2i प्लस 6j प्लस 27k, हाँ ठीक है। और तीसरा ये तो दूसरा हो गया, और अब तो कुछ जरूरत ही नहीं बेटा, अब तो जरूरत ही नहीं है। लेमडा चाहे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तीसरे से डायरेक्ट लेमडा मिल रहा है। 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू ए भी 0, तो 2 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, ये इक्वेशन 3 है। तो देखो बेटा म्यू की वैल्यू 27/2, लेमडा की वैल्यू 3, देयरफॉर म्यू इक्वल टू 27/2 एंड लेमडा इक्वल टू 3, और ये आंसर हो जाएगा इसका। चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है, लेमडा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 27/2। आया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है समीर, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है सर। ठीक है, रब कर दूं? हेलो। हाँ ठीक है बेटा, हाँ सर आ रहा है। ठीक है रब कर दो बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोला गया है कि गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट वेक्टर्स a एंड b। क्वेश्चन नंबर 6, if a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो व्हाट अबाउट वेक्टर a एंड वेक्टर b। अगर a डॉट b 0 है, बोलो बेटा, अगर a डॉट b 0 है तो क्या a और b का दोनों का 0 होना कंपलसरी है क्या? बोलो बेटा, अगर a डॉट b 0 है तो क्या a और b दोनों का 0 होना जरूरी है क्या? 0 होंगे तो ही a डॉट b 0 होगा? नहीं सर। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि a डॉट b का मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a डॉट b, सिंस a डॉट b इक्वल टू 0, देयरफॉर इनका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है।
इनका क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो क्या हो सकता है, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू 0, इनका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, बट ये दोनों का 0 होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ए डॉट बी 0 हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब क्या है कि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो भी 0 हो सकता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 रफ कर दूं। हाँ सर। Question number 7. Let the vectors A, B, C be given as this. Then show that A cross B plus C equal to A cross B plus A cross C. क्वेश्चन सिंपल है बेटा, आप लोग कर सकते हो इसको। A, B, C be a given vectors as, पहले A दे रखा है, फिर B दे रखा है, फिर C दे रखा है। मतलब ए दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसी तरह से बी दे रखा है, सी दे रखा है, मीन्स इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ बताता हूँ, आप लोग कर लेना। ये दे रखा है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, एंड वेक्टर सी दे रखा है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, और हमें शो करना है टू प्रूव ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तब करोगे क्या, सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लेना, सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लो, यानी कि बी और सी को प्लस कर देना, उसके बाद से ए का उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, ये छोड़ देना, फिर क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस सी करना है, अलग से दोनों का ऐड कर देना है, इसके बराबर आ जाना चाहिए, बस वेरीफाई हो जाएगा। कर सकते हो क्या आप लोग? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लीव करता हूं, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इधर कन्वर्ट्स ट्रू। ये कर रहा है कि ए 0 है या तो बी 0 है, वेक्टर ए 0 है या तो वेक्टर बी 0 है, और तब उसका ए क्रॉस बी भी 0 है, तब ये क्या हो सकता है, तो क्या इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है, जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो इसको एक हमें जस्टिफाई भी करना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि इसका कन्वर्स 0 होगा ही, अगर ए 0 है बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 है, बट ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है तो भी उसका ए क्रॉस बी 0 हो सकता है। कब हो सकता है, यदि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाए, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन अभी मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है पैरेलल में। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ऐसा बोल रहा है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब क्या हो गया कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है
तो ए और बी भी जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो दोनों आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये भी लिख सकते हैं बिकॉज टू कोलिनियर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इज जीरो। दो कोलिनियर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। कोलिनियर का मतलब एक तरह से पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर लेकर के इसको वेरीफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ vertex A112, A112, B235, 235 and C155, 155। तो ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड करके बताओ, ABC की एरिया कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया था ना कि हाँ, A 1/2 A क्रॉस B। तो ये मान लो कि आपका ट्रायंगल है, ये A है जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 2 है, ये B है जिसका 2 3 5 है, और ये C है 1 1 2 है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल दें, या पहले बी ए और बी सी निकाल दो बेटा। तो बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए इक्वल टू ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो ये होगा 1 - 2 इंटू आई कैप। देखो नीचे कोई आया, प्रत्युष देखो नीचे, प्लस 1 - 3 जे कैप प्लस नीचे पे जाए 2 - 5 इंटू में के कैप इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 3 के कैप। ये तो बी ए मिला, और बी सी निकाल दो बेटा यहाँ से। तो बी सी इक्वल टू BC इक्वल टू, तो 1 - 2 आई कैप प्लस 1 - 3 जे कैप प्लस 2 - 5 के कैप। ये आपका हो जाएगा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 3 के कैप। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम एरिया क्या होती है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 BA क्रॉस BC, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तब BA क्रॉस BC अलग से निकाल लेते हैं बेटा कि BA क्रॉस BC क्या होगा। सिंस BA क्रॉस BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट ऑफ IJK, और यहाँ से -1 - 2 - 3 -1 - 2 - 3, और यहाँ से -1 - 2 - 3
-1 -2 -3 ये मिल गया। अब ये हो जाएगा i कैप इंटू ये हो जाएगा 6 -6 प्लस सॉरी माइनस j कैप, तो ये हो जाएगा कितना -3 -3 -3 +3 +3 -3 अब प्लस k कैप इंटू ये हो जाएगा 2 -2, तो ये तो 0 आ रहा है सब में। क्या एरिया क्या है बेटा इसकी? एक सेकेंड, क्या बताना था इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेज, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये गलत हो रहा है, एक मिनट कहीं गलत हो रहा है ये। इसका वर्टेक्स चेक करो बेटा एक बार। 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। हाँ ये गलत लिखा गया ना, ये 1 5 5 है, 1 5 5 ये सही लिखा था, यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे ये गलत हुआ बेटा, BC गलत निकला। 1 -2 ये हो जाएगा 5 -3 5 -3 5 -5। अब ये हो जाएगा -i, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2j, और ये क्या हो जाएगा 5 -5, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे -1 -2 सॉरी -1 2 और ये 0 आएगा। अब यहाँ पे i, तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा प्लस का 6, j तो ये हो जाएगा 0 और ये प्लस का 3, और k तो ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। अब करेक्ट है। अब ये हो गया बेटा 6i कैप और ये हो जाएगा -3j कैप और ये हो जाएगा -4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 9 + 16, तो 9 6 15 6 21 और 9 1 10 2 12 और 3 15 हैं। एक मिनट 9 6 15 15 और 6 21 3 2 5 3 2 5 1 6 √60 बना गया बेटा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इनटू में जो BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड था वो आ गया आपका √61, ये हो जाएगा √61/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आंसर है बेटा। जयेश आया बेटा समझ में ये क्वेश्चन? जयेश ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड ऑफ द आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। इसमें ऑलरेडी साइड दे दी गई है, हम लोगों को सिर्फ एरिया फाइंड करनी है। रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, adjacent side of parallelogram represented by a vector A equal to, इसमें दे रखा है I - j + 3k, I - j + 3k and vector B equal to 2i - 7j + k, 2i
-7j प्लस का k, ये दे रखा है। तो सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, किसी वेक्टर ए क्रॉस बी होता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल दो। तो सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, और ये हो जाएगा 1 - 1 3, 2 - 7 1, ये मिल गया। अब यहाँ से आई कैप इंटू ये हो जाएगा -1 + 21 माइनस जे कैप इंटू 1 - का 6 प्लस के कैप इंटू ये हो जाएगा -7 प्लस का 2, ये मिल गया आपको 20 आई कैप, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 5 के कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल टू √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 25 + 25 इक्वल टू √450, इतना हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 225 × 2 लिख सकते हैं, और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है √2, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। ये एरिया पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है बेटा, आया समझ में, लिख दो देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल टू 15 √2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे 3D।